हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओझा स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि हमने आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना शुरू कर दिया, जिसमें हमने पार्ट 1 आपको पढ़ा भी दिया है। उसमें हमने आपको जेफरी चौसर जी का इंट्रोडक्शन दिया है। आज मैं फिर से आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ही पार्ट 2 पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि चौसर जी जो है उनका पोएटिक करियर कैसे होता है, वो कैसे क्या क्या उसमें करते हैं। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट 2 है। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे जेफरी चौसर जी के बारे में आगे। इसके पहले हमने आपको बता ही दिया है कि जेफरी चौसर जी का जन्म कब होता है, उनकी डेथ कब होती है, कैसे क्या क्या करते हैं, वो हमने आपको पहले बता दिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, जेफरी चौसर जी का जो जन्म होता है वो होता है 1340 में होता है। ठीक है, 1340 में वो पैदा होते हैं और उनकी मृत्यु कब होती है 1400 में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक, अब आइए स्टार्ट करते हैं आगे से। जेफरी चौसर से पोएटिक करियर इज डिवाइडेड इन 3 पीरियड्स। चौसर जी जो पोएट्री लिखते हैं उनके पीरियड को पूरा 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए 3 पीरियड्स। टोटल उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसको उठा करके 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पीरियड इज फ्रेंच पीरियड। उनका जो पहला पीरियड होता है वो फ्रेंच पीरियड होता है। यहाँ पर इनका ये वाला पीरियड इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच वाला। ठीक है, सेकेंड पीरियड इज इटालियन पीरियड। पहले वो फ्रेंच लिखते हैं, इसके बाद उनका जो दूसरा पीरियड होता है वो होता है फ्रेंच पीरियड। थर्ड इज इंग्लिश पीरियड। यहाँ पर इंग्लिश पीरियड भी इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में तो ऐसा कोई नहीं लगता कैसे इस तरीके से बताएगा आपको, एक ही जगह पर इतना यूनिक कलेक्शन देगा, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर इनके जो तीनों पीरियड होते हैं, फर्स्ट इज फ्रेंच पीरियड, सेकेंड इज इटालियन पीरियड एंड थर्ड इज इंग्लिश पीरियड। हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं इंग्लिश पीरियड को। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं फर्स्ट फ्रेंच पीरियड में ये लोग ये करते क्या है। अब यहाँ पर इनका फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पीरियड मतलब फ्रेंच पीरियड। ठीक है, चौसर्स अर्ली पोइट्री वॉज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्रेंच पोइट्री। ये पहले स्टार्टिंग में जो कुछ भी लिखते हैं, इनकी शुरुआत जब होती है तो वो उनका पूरा फ्रेंच पोइट्री से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है, मतलब प्रभावित होता है। द वेल नोन पोएम्स ऑफ दिस पीरियड आर। उस पीरियड की जो प्रमुख खास पोएम्स हैं जो आ सकती हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर करेक्ट करके देने की कोशिश की है। आइए देखिए, फर्स्ट इज इनका जो पहला है ABC। ये ऐसे शॉर्ट में लिखा रहता है और उसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा अ प्रेयर टू द वर्जिन। ठीक है, ये तो इनका पहला हो गया। सेकेंड कौन सा है, रोमन डी ला रोज। ये भी इनका फ्रेंच में ही है। ठीक है, अ फ्रेंच पोएम हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय चौसर। इसमें होता क्या है, ये एक फ्रेंच पोएम होती है जिसको कि चौसर जी ट्रांसलेट करते हैं। फ्रेंच में लिखा होता है और उसको चौसर जी सिर्फ ट्रांसलेट करते हैं। इट इज एन इलाबोरेट लव एलेगरी। ये क्या होता है कि एक लंबा सा लव एलेगरी टाइप की पोएम होती है। ठीक है, इन इंग्लिश इट इज टाइटल्ड एज द रोमांस ऑफ रोज। ये जो है फ्रेंच में तो इसका नाम होता है रोमन डी ला रोज, लेकिन जब इसको इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट किया जाता है तो उसका जो टाइटल होता है वो होता है द रोमांस ऑफ रोज। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि रोमन डी ला रोज को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उनका टाइटल क्या रखते हैं, तो आप उसका टाइटल याद रखिएगा, द रोमांस ऑफ द रोज। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड होगा इनका द बुक ऑफ डचेस। यह आता है इनका 1369 में। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक चीज और, मतलब बहुत पुराने टाइम पे जो भी वर्क्स लिखे गए हैं उनका एग्जैक्ट ईयर बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे लिख देते थे, ईयर का कोई वो नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमें जो मिल सके ईयर वो हम आपको करेक्ट करके देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए द बुक ऑफ डचेस, ये हमारा आता है 1369 में। ठीक है, ये चीज इम्पोर्टेंट है ईयर, क्योंकि जब इसका मिल रहा है तो ये पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसमें होता क्या है, ही रोट इट ऑन द डेथ ऑफ ब्लेंच वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। इसमें होता क्या है कि एक शासक होते हैं जॉन ऑफ गॉन्ट, उनकी वाइफ होती है ब्लेंच। ठीक है, इनकी डेथ के बारे में, इनकी मृत्यु कैसे होती है, क्या क्या होता है, वही सब इसमें बताया गया है। और ये इनका फ्रेंच वर्क है। ठीक है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फ्रेंच कौन सी उनका, जैसे पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि चौसर जी का कौन सा फ्रेंच वर्क है जिसमें किसी रानी के डेथ के बारे में दिया गया है, तो आप लोग इस चीज को माइंड में रखेंगे, द बुक ऑफ डचेस। इसके बाद इनका ये तो फ्रेंच पीरियड कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद
चौसर जी क्या होता है कि फ्रेंच वर्क करते करते थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि बंद कर देते हैं, फिर वो इटालियन पीरियड में आ जाते हैं, यानी कि इटालियन वर्क से बहुत ज्यादा वो प्रभावित हो जाते हैं, फिर वो इटालियन वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनका जो सेकेंड पीरियड होता है वो होता है इटालियन पीरियड। पहले इनका फ्रेंच पीरियड आता है, फिर इनका इटालियन पीरियड आता है और उसके बाद इंग्लिश पीरियड आता है। तो अभी हम लोग इटालियन पीरियड देखते हैं। During this period, Chaucer was inspired by Italian classics like Divine Commedia by Dante and Sonnet of Petrarch। ठीक है, इस पीरियड में जो है चौसर जी इटालियन से जो है क्लासिक लाइट्स, एक डिवाइन कॉमेडिया होता है, ये डांटे जी का वर्क होता है। ये बहुत पूछा जाता है डिवाइन कॉमेडिया की किसका वर्क है। ठीक है, इससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं चौसर जी। डांटे जी ने इसको लिखा था डिवाइन कॉमेडिया। चौसर जी जब इस वर्क को देखते हैं, मतलब पढ़ते हैं, समझते हैं, तो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो जाते हैं। और सोनेट ऑफ पेट्रार्क जी सोनेट बहुत सारे लिखते हैं, उससे ये प्रभावित हो जाते हैं। जब ये सब पढ़ते हैं, ये प्रभावित होते हैं, तो ये भी अपना जो है इटालियन वर्क लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए द वेल नोन वर्क्स ऑफ दिस पीरियड आर। अब हम आपको कुछ खास वर्क जो इस टाइम इन्होंने लिखा था, बहुत सारे प्रमुख कार्य जिन्होंने लिखे थे, वो मैं आपको बताने चल रही हूँ। देखिए, फर्स्ट इज द हाउस ऑफ फेम। इनका जो इटालियन पीरियड का इनका जो पहला वर्क होता है वो होता है द हाउस ऑफ फेम। और ये आता कब है? 1382 में आता है। इनका ये चीज कब आ रहा है, ये चीज भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इट इज अ ड्रीम एलेगरी। कभी कभी पूछा जाता है कि द हाउस ऑफ फेम जो कि 1382 में आता है और ये इटालियन पीरियड का वर्क है, ये है क्या चीज? तब आप इसको माइंड में रखेंगे कि ये ड्रीम एलेगरी है। ओके, सेकेंड वर्क इज ट्रायल्स एंड क्रिस्टा। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आगे आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाएंगे तो वो भी बताएंगे, इसी से प्रभावित होकर के सेम नेम से दूसरा वर्क भी किसी और राइटर ने किया है, इसी से इंस्पायर्ड होकर के। लेकिन अभी आप यहाँ पर चौसर के बारे में ही देखिए। It is considered as Chaucer's best narrative works with the perfect use of rhyme royal stanza। फ्रेंड्स, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये चौसर जी का नैरेटिव वर्क है। ठीक है, और किसके साथ? परफेक्ट यूज ऑफ राइमी रॉयल स्टेंजा। इसी वर्क में चौसर जी ने फर्स्ट टाइम राइमी रॉयल स्टेंजा का परफेक्ट वे में यूज किया है, मतलब बहुत अच्छी प्रकार से यूज किया है। और राइमी रॉयल स्टेंजा को चौसर जी ही लेकर के आए भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा जो तीसरा इनका वर्क होता है, थर्ड वर्क इज द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये इनका कब आता है? 1385 में। ये टाइम आप लोग अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें ये बताते क्या है? इट वॉज अनफिनिश्ड वर्क्स ऑफ चौसर। पहली बात तो आप इसको ये ध्यान में रखिएगा कि ये इनका कंप्लीट नहीं हो पाया था, बीच में ही छूट गया था, और इनकी जो है चौसर जिसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, कुछ बात रही होगी। और इसमें उन्होंने प्लान क्या क्या किया था कि मुझे क्या क्या करना है। ओरिजिनली चौसर प्लान टू राइट 19 टेल्स बट ही कुड कंप्लीट ओनली 8 स्टोरी। शेक्सपियर जी ने प्लान किया था कि मुझे इसमें टोटल 19 कहानियां लिखना है, 19 कहानियों का एक संग्रह होगा, लेकिन वो इसमें से केवल 8 ही स्टोरी, मतलब 8 ही कहानी वो लिख पाए थे, बाकी पूरा वो लिख नहीं पाए थे। तो अगर आपको एग्जामिनर दे देता है कि द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, तो पहले तो आप ये बताएंगे कि इनका इटालियन वर्क है। ठीक है, दूसरी बात ये आया कब है? 1385 में, ये बताएंगे। और तीसरी बात जो सबसे खास है, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि ये इनका अनफिनिश्ड वर्क है, इसको ये कंप्लीट तो कर ही नहीं पाए थे, बस प्लान करके रख दिए थे। और प्लान में इनका क्या था कि 19 टेल्स, 19 कहानियां लिखेंगे, बट 19 ये कर नहीं पाए थे, सिर्फ 8 स्टोरी ये कंप्लीट कर पाए थे। और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, चौसर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड हियर हेरोइक कपलेट। चौसर जी यहीं पर पहली बार इसी वर्क में द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन में ही हीरोइक कपलेट का यूज किए थे। फ्रेंड्स, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनर बार बार पूछता, अगर कोई चीज होती से कोई टर्म आया और उसको किस पोएट ने या फिर किस राइटर ने कब यूज किया है, ये बात एग्जामिनर जानना चाहता है, इसीलिए वो पूछता है। हेरोइक कपलेट और राइमी रॉयल स्टेंजा, ये दोनों बातें आप लोग इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आपने यहाँ पर देखा कि हमने आपको फ्रेंच पीरियड के जितने वर्क थे वो बता दिए, इटालियन पीरियड के वर्क बता दिए। अब यहाँ पर हम आप लोगों को इंग्लिश पीरियड के वर्क पढ़ाने चल रहे हैं। और ये भी आप लोग माइंड में रखिएगा सीक्वेंस से कि फर्स्ट में इनका क्या आता है, फ्रेंच पीरियड आता है,
फिर इसके बाद इनका इटालियन पीरियड आता है और उसके बाद इनका इंग्लिश पीरियड आता है और इंग्लिश पीरियड के बाद द एंड हो जाता है। ठीक, तो देखिए इंग्लिश पीरियड। इन दिस पीरियड चौसर स्टार्टेड राइटिंग एज एन इंग्लिश राइटर। अब यहाँ पर वो ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं जैसे कि वो इंग्लिश राइटर हो, ठीक उसी तरीके से। ठीक, ड्यूरिंग इंग्लिश पीरियड चौसर रोड दी फॉलोइंग पोएम्स। जब इनका इंग्लिश पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो उसमें इनके जो वर्क्स होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। फॉर्मर एज, टाइम तो दिया नहीं गया है इसका, तो टाइम छोड़ दीजिए, टाइम नहीं पूछेंगे यहाँ पर। फॉर्मर एज इनका आता है, इनकी एक पोएम होती है। फिर इसके बाद आता है फॉर्चून, ये देखिए। फिर इसके बाद इनका आता है ट्रुथ, ठीक है। इसके बाद लास्ट में इनका आता है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। ये आता कब है इनका 1387 में, ठीक है। दिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौसर जी फ्रेंच में क्या किए, इटालियन में क्या किए, वो सब तो बाद में हुआ, लेकिन वो फेमस कहाँ से हुए, जब चौसर जी का आता है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स 1387 में आता है। उसी समय चौसर जी को कहते हैं नेम फेम, कि सब कुछ उनको उसी टाइम पर मिला है। उसके पहले चौसर जी इतने फेमस नहीं हुए थे। और इसको कहते क्या है, कौन सा वर्क है इनका, दिस इज द मैग्नम ओपस वर्क ऑफ चौसर। मैग्नम ओपस वर्क मतलब होता है ये उनका ग्रेट वर्क है। जितना भी काम उन्होंने किया है उसमें सबसे महान काम इनका यही था। द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स 1387 में आता है। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, उस टाइम पे इंग्लैंड में जो कुछ भी घटित होता है, जिस टाइप के व्यक्ति होते हैं, अपर क्लास से लेकर के लोअर क्लास तक के व्यक्ति की जो भी क्वालिटीज होती है, सबको उठा करके उसमें ये प्रेजेंट कर देते हैं। इसी से चौसर जी फेमस हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपको हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ही पार्ट 3 देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे चौसर जी के बारे में कि द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होती है, ये हम बताएंगे। और उसके आगे के राइटर आते हैं वो कौन कौन सा कार्य करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए कंटिन्यू आप इस पे पढ़ते रहेंगे।